ओके, वॉइस क्लियर है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 1 को हम करने चल रहे हैं। पार्ट 1 कहने का मतलब ये है कि शुरू के 15 प्रश्नों को जो चैप्टर्स से संबंधित हैं उनको करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट के 15 प्रश्न जो पेडागॉजी से संबंधित होते हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है, जो हमारा अभिकथन और कारण के फॉर्म में है। क्या है उसको देखते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। मतलब ये वैयक्तिक भिन्नता दिखाई जा रही है, ये वैयक्तिक भिन्नता दिखाई जा रही है कि प्रत्येक बच्चा निश्चित समय में एक तरह से कार्य नहीं करता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख गया तो सारे बच्चे 10 महीने में चलना सीख जाते हैं। कोई बच्चा 8 महीने में घुटने के बल चलना सीख गया तो सारे बच्चे घुटने के बल चलना सीख जाएंगे 8 महीने में। तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे में विकास की जो गति है, विकास की जो दर है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, विकास होगा ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन जब उनको पोषण मिलेगा, तो जब उनके ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलेंगी, तो वंश और वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। तो केवल वंश से प्रभावित होता है तो भी गलत, केवल वातावरण से प्रभावित होता है तो भी गलत, वंश और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, देन यू आर राइट। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में वैयक्तिक भिन्नता हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। दूसरा प्रश्न क्या है? व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दर से होता है, मतलब उसकी जो गति है वो भिन्न भिन्न तरीके से होती है, ये भी सही है। और ऊपर वाले सेंटेंस की व्याख्या नीचे वाला कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी विकास की बात हो रही थी और यहाँ भी विकास की बात हो रही है। ये जो 11 और 15 महीने लिखा है उसको हमने यहाँ शो किया कि भिन्न भिन्न दरों से होती है, इसलिए ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है। और ये जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस की सही व्याख्या करता है। अब इस पे हम कौन सा टिक लगा देंगे? ए वाले ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। ए और आर, देखो क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। मतलब ये जो आर है ये ए की सही व्याख्या कर रहा है। प्रत्येक बच्चे में विकास की जो दर है, विकास मतलब बदलाव, बदलाव की जो दर है, गति है, वो अलग अलग तरीके से होती है, भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? देखो अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो प्रश्न आया कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। तो हमने आपको बताया कि आनुवांशिकता, मतलब हमारे माता पिता पे भी, वंश पे भी हमारा विकास निर्भर होता है, वातावरण पर भी निर्भर होता है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर होता है। फिर क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक, जिस समाज में हम रहते हैं उसके रहन सहन से भी प्रभावित होता है, वहाँ की भाषा से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के पोषण से, वहाँ के जल से, वहाँ के वायु से विकास प्रभावित होता है। इट मीन्स इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ए बी मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? अब प्रतीकात्मक खेल की बात कर रहा है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, टॉय एज जो होती है हमारी, वो होती है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, और जो प्ले एज होती है हमारी, जो प्ले एज होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है, जिसे हम चाइल्डहुड या बाल्यावस्था कहते हैं। चाइल्डहुड या क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं।
अब आप देखिए इसमें पूछ रहा है प्रतीकात्मक खेल। आपको पता है कि जीन पियाजे ने प्रतीकात्मक खेल की अवस्था 2 से 7 वर्ष, इट मीन्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया, जिसका समय क्या था, 2 से 7 वर्ष। ये दूसरी स्टेज थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें बालक प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जिसमें बालक क्या खेलता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अब आप बताइए 2 से 7, 2 से 6 लगभग सेम है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अर्ली चाइल्डहुड पे टिक लगाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक, आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। जो चौथा प्रश्न है वो ये है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन है। परिवार के अलावा, देखो सामाजिकरण का मतलब क्या होता है सर, सामाजिकरण का मतलब जब हम सहयोग की भावना, अपनेपन की भावना, भाईचारे की भावना, लोगों से मिल पट के रहना और अच्छाइयाँ अपने अंदर डेवलप करते हैं। जब अच्छाइयाँ अपने अंदर डेवलप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जहाँ से होती है उसकी 2 इकाई हैं, एक तो प्राथमिक इकाई और एक कौन सी, द्वितीयक इकाई है। जो प्राथमिक इकाई है उसे हम परिवार कहते हैं, जो प्राथमिक इकाई है उसे हम परिवार कहते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो द्वितीयक इकाई के रूप में आती हैं। तो प्राथमिक इकाई इसमें पूछा था, संस्था कहे या इकाई कहे, हम फैमिली को टिक लगाएंगे। बाकी ये तीनों चीज़ें हमारी सेकेंडरी हैं, अर्थात द्वितीयक इकाई के रूप में हैं, सोशलाइजेशन की द्वितीयक इकाई के रूप में हैं। ठीक, अब आइए 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक, एक 5 वर्ष की बच्ची, ठीक है, प्रश्न क्या है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है, तर्क मतलब प्रश्न पूछने में असफल, विफल का मतलब असफल हो जाती है, कि जब पानी एक लंबे और संकीर्ण ग्लास में, जब पानी एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, मतलब वो इस बात को नहीं बता पाती कि हमें बर्तन के आयतन से मतलब नहीं है। अगर 1 लीटर पानी हमने इसमें डाला तो इतना ऊपर तक दिखेगा, और अगर हम 1 लीटर पानी इसमें डालें तो शायद इतना ही दिखे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि किसमें पानी ज़्यादा किसमें कम। अब जो बच्चा जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होगा, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, वो ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, इसमें केवल बर्तन का अंतर है। पानी 1 लीटर यहाँ भी है और पानी 1 लीटर यहाँ भी है। ये बच्चा बता कब पाता है, जब वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है तब। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर 2 से 7 वर्ष का है तो कहेगा इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम। लेकिन अगर वो मूर्त संक्रियात्मक में है 7 से 11 वर्ष में, तो वो कहेगा कि दोनों में पानी बराबर है, क्योंकि उसको पता है कि पानी की मात्रा नहीं बदली है, बल्कि बर्तन का आयतन या बर्तन का आकार बदल गया है। लेकिन प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एक 5 वर्ष की बच्ची, मतलब 2 से 7 के बीच में आएगी, 2 से 7 वर्ष के बीच में आएगी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सेकंड स्टेज में, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, इसमें आती है। अब जाहिर सी बात है कि वो ये नहीं बता पाएगी कि इन दोनों के पानी की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। वो पक्का ये कहेगी कि ये पानी ज़्यादा है। क्यों कहेगी? क्योंकि अभी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की भावना नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक, पलटावी गुण। इसी को हम क्या कहते हैं, पलटावी गुण, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। अब उसके अंदर पलटावी गुण नहीं है, इसलिए वो किस में आ जाएगी, इसमें। अगर पलटावी गुण होता
तो वो किस अवस्था में होती? मूर्त संक्रियात्मक में। अब ये अपलटावी यहाँ पे हम अ लगा दें, अरब मतलब अपलटावी गुण किस अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष की। इसमें बच्चा ये नहीं बता पाता कि बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जब बच्चा होगा तो वो 5 किलो रुई और 5 किलो ईंट में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि रुई ज़्यादा है, ईंट कम है, जबकि 5 kg वो भी है, 5 kg ये भी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। ये बात वो बच्चा बता नहीं पाता है कि पानी की मात्रा समान रहेगी कि नहीं। इट मीन्स वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता, मतलब वो रिवर्सिबिलिटी की भावना, रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी उसके अंदर अभी नहीं है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही लग जाएगा। बाकी आप वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, इसे आपको टिक नहीं लगाना है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी इसी अवस्था में किया जाता है। वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रतीकों का इस्तेमाल भी इसी अवस्था में किया जाता है। वह नकल नहीं कर सकता, ये अलग का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आपको रिवर्सिबिलिटी से जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं, मतलब हमारी बुद्धि की संरचना, संज्ञानात्मक मतलब हमारे अंदर ज्ञान, समझ, जानकारी जो निर्मित होती है की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? मतलब लेव वाइगोस्की के अनुसार हमारे अंदर ज्ञान, समझ, जानकारी, सोच, विचार में परिवर्तन किस प्रकार होता है? इनाम के द्वारा? नहीं। स्कीमा के द्वारा? ये तो जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक द्वंद्व, दो विचार आपस में टकराएं तो? ऐसा नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उनका कहना ये है कि सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं, त्यौहार हो गए, रहन सहन हो गया, भोजन हो गया, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वही प्रश्न है पीछे वाला, यहाँ भी पूछ लिया है। आपको बस एक बात याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व बताए, एक भाषा, एक समाज और एक संस्कृति। भाषा, समाज और संस्कृति। जब लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे तो इन्हीं तीनों में से कोई चूज कर लेना। इसके पहले वाले ऑप्शन में हमने संस्कृति को चुना था, इसमें आइए अब आप खुद ही देख रहे हैं इन तीनों में से यहाँ कौन है? इन तीनों में से यहाँ कौन है? भाषा। ठीक, इन तीनों में से यहाँ कौन है? भाषा। इसलिए इस प्रश्न के लिए भाषा सही हो जाती है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, 8वां प्रश्न क्या है? समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक, क्या कहते हैं? बाल केंद्रित एवं उसे हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है कि बच्चों को समूहों में रख के चर्चा कराया जाता है ताकि उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास हो सके। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक मधुर संबंध होता है। तो ये सब किसकी विशेषता है? बाल केंद्रित। देखो, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, प्रोग्रेसिव क्लास रूम। तो 8वें का हमारा ए वाला सही हो जाता है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी, अब देखो अभी प्रगतिशील से था, ये बाल केंद्रित से। बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें जो विद्यार्थी होता है, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेता है। सक्रिय नहीं होगा, सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक, सक्रिय रूप से भूमिका अदा करता है, मतलब एक्टिव। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते,
गलत है, खूब भूमिका रखते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, मतलब कोरे कागज की तरह देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण करते हैं, ये भी नहीं है। ज्ञान में सक्रिय, सक्रिय शब्द मैंने लिख दिया था, सक्रिय निर्माता होते हैं, स्वयं से सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करता है, मतलब प्रश्न पूछता है, क्या, क्यों, है ना, कैसे, जैसे प्रश्नों को करता है। कोहल वर्ग के किस चरण में जो बच्चा है क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों को करता है, कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। मतलब ये पूछ रहा है प्रश्न में कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा इस ऐसा तर्क देता है कि जो सही काम है वो हमारी नैतिकता जब हम स्वयं से चुनते हैं तब होता है। जैसे अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो हम उसके लिए अगर पैसा हमारे पास नहीं है, उसे बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चोरी कर सकते हैं, ऐसा वो तर्क देता है। अब चोरी करना पाप नहीं है। कोई हमें मारने आ रहा है, हम उसे मार दें तो ये हत्या नहीं कहलाती है। मतलब ये तर्क दे रहा है कि स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों, स्व मतलब हमने उस परिस्थिति के हिसाब से काम किया, ठीक है। तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत परिस्थितियों पर आधारित है। वो बताता है कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, लेकिन जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो हम कोई भी काम कर सकते हैं परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए। उसने एक हिंज की कहानी सुनाई। हिंज एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, जिसके पास पैसे नहीं थे। अब वो पैसे नहीं देने की वजह से डॉक्टर उसके वाइफ की दवा नहीं देता है। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो अपनी वाइफ को बचाना, एक चोरी करना। अगर चोरी करेगा तो अनैतिक हो जाएगा, वाइफ उसकी डेथ हो जाती है तो वाइफ चली जाएगी। तो उसने चोरी करने का डिसीजन लिया और कोहल वर्ग ने कहा कि यदि हम किसी की जान बचाने के लिए चोरी कर रहे हैं तो ये अनैतिकता नहीं होती है, ठीक है। अब चोरी करना क्या हो गया, नैतिक हो गया, क्योंकि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए किसी काम को करने से पूर्व। तो ऐसे गुण बच्चे में कब आते हैं, देखो ये बड़ी बात है। तर्क करने की विशेषता तो एकदम मतलब सार्वभौमिक होनी चाहिए। 3 अवस्थाएं कोहल वर्ग ने बताई, एक बताया प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, एक पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो गुण लिखा हुआ है ये पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। और पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे का नाम यहाँ कहीं लिखा है क्योंकि प्रत्येक भाग के 2 उपभाग हैं। इसमें भी एक उपभाग, 2 उपभाग, इसमें भी एक उपभाग, 2 उपभाग, इसमें भी एक उपभाग, 2 उपभाग। टोटल उपभागों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। जबकि स्तर कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तर हैं, 6 उपभाग हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि जब इसमें आएगा हमारा ये ऐसे गुण बच्चे के पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे उपभाग यहाँ कहीं दिए हैं। अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना किस में है, कन्वेंशनल में है। फिर क्या है, सामाजिक अनुबंध, ये भी कन्वेंशनल में है। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ये इसमें है, ये पहला वाला है। फिर क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें आता है दूसरे वाले में। तो इसमें हम कौन सा टिक लगाएंगे, डी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। जब बच्चा इस अवस्था में होता है, इस स्तर पर होता है, तो वो स्व के विवेक से, अपने विवेक से नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है। जो सही होता है परिस्थिति के हिसाब से उसे वो चूज करता है, ठीक। तो 10वें का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आइए देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसे कौन सी बुद्धि कहते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझता है। हमने आपको बताया था जो दूसरों को समझता है उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, जो खुद को बहुत अच्छे से समझता है उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो ज़रा देखिए, इंटर यहाँ लिखा हुआ है,
जिसे हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को काफ़ी अच्छे से पहचानता है। अंतः व्यक्ति ये खुद को बहुत अच्छे से पहचानता है। तो प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि जो दूसरों को पहचानता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या है? जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बच्चा बोले, अपने विचारों को व्यक्त करे, इसलिए उसको उसकी मातृभाषा में बोलने का अवसर, मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है ए वाला। आगे बढ़ते हैं। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उसे जुर्माना लगाना चाहिए। मतलब अगर स्कूल की भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ही बोले, अभी तो सीखा ही नहीं है, गांव से गया है, तो उसकी मातृभाषा में उसे समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे सीखेगा। उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। NEP 2020 ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना है, उसी में उसको बोलने का अवसर प्रदान करना है। सो ए ऑप्शन इज राइट। अब हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या है? लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? मतलब आप ये समझो कि लड़कों को कुछ विशेष खिलौने दिए जाते हैं, लड़कियों को उनके टाइप के गुड़िया दी जाती हैं, या कुछ और चित्रकारी से, कला से संबंधित चीज़ें दी जाती हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा, जो उपयुक्त नहीं है, जो सही नहीं है, यह प्रथा क्या कहलाती है? तो अब आप देखिए, जेंडर स्थिरता ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर समता ये भी आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, जेंडर सशक्तिकरण ये भी नहीं है, जेंडर पूर्वाग्रह आपके उसमें है। जेंडर पूर्वाग्रह का मतलब हम पहले से ही किसी पुराने विचार से ग्रसित हैं, तभी तो लड़कों का गिफ्ट अलग दे रहे हैं, लड़कियों का अलग, है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। देखो 3 शब्द आपसे पूछे जाएंगे, या तो रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता पूछा जाएगा, या तो जेंडर बायस, जिसे हम जेंडर पक्षपात भी कहते हैं, ये पूछा जाएगा, या तो आपसे पूर्वाग्रह। ये 3 शब्द आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। यहाँ से, इस चैप्टर से ये 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे, और यही जो 3 ऑप्शन में लिखा हूँ यही सही होगा। देखो, रूढ़िवादिता और पक्षपात नहीं है, तो क्या सही हो गया? पूर्वाग्रह सही हो जाता है। पूर्वाग्रह का मतलब पुराने विचारों को हूबहू मान लेना, बिना सही गलत पहचाने। अब आप देखिए, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अगर कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है और आप क्लास में हैं और वो बड़बड़ा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। इसलिए किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने व्यक्तिगत भाषा को बड़ा महत्व दिया है, बच्चे की व्यक्तिगत भाषा को। उसे हतोत्साहित करना चाहिए, कट कर दीजिए, हतोत्साहित तो किसी भी कीमत पे आपको करना ही नहीं है, ठीक है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह स्वनियमन को सुसाधित होता है। मतलब जब बच्चा या व्यक्ति कोई अपने आप से बात करता है, तो उसके अंदर व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। बात में समझ में आ रही है? जब आप कभी छत पे अपने टहलें और कठिन चीज़ का रिवीजन बार बार करें, मान लो 15 अगस्त पे स्पीच आपको देनी है, अब आप पेपर लेकर के याद किए, फिर टहल टहल के उसे बोल रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, ये आप अपने आप से बात कर रहे हैं। इट मीन्स आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, जो स्किल है आपके अंदर एक्सप्रेस करने की अपने अंदर की भावनाओं की, वो बढ़ती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रोत्साहित करना चाहिए, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब कोई बच्चा कक्षा में सवाल पूछना चाहता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। देखो, विद्यार्थियों से, अगर फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब अगर कोई शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है,
तो कौन सा उद्देश्य इसमें है जो सही नहीं है। तो चलो देखते हैं कि प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कितना जानकार हो, कितना जानकार नहीं हो। क्या यही एक उद्देश्य है? हमारा दूसरा भी उद्देश्य ये है कि आपके अंदर की झिझक खत्म हो। हमारा उद्देश्य होता है कि आप बोलना सीखो। हमारा उद्देश्य ये है कि आप कहाँ तक सीख पाए हो, कहाँ तक नहीं सीख पाए हो। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए इसको रोकते हैं। फिर क्या है, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चा एक्सप्लेन करे ज़्यादा, तो उनके विचार बढ़ते हैं, उनकी सोच बढ़ती है। ये समालोचनात्मक चिंतन होता है। तो ठीक है, ये तो सही है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित हो, मतलब ऐसे प्रश्न जिसका एक्सप्लेनेशन हो, जिसका अनुप्रयोग हो, उस पर प्रैक्टिकल किया जा सके, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्रश्न जिस पे एक्सप्लेनेशन करना पड़े हमें, उस पर हम प्रैक्टिकल कर सकें, ऐसे में हमारी थिंकिंग और बढ़ती है, उच्च लेवल की हमारी सोच होती है। तो 3 ऑप्शन सही है। अब इस वाले को हम कट कर देते हैं। प्रश्न में क्या पूछा था, सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य, देखो यहाँ पे क्या दिया है, मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो 15वें प्रश्न का ए वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक, आइए, हम लोगों ने देखा कि जो 7 जनवरी को पेपर हुआ था उसके 15 प्रश्नों को हमने कर लिया है, पार्ट 1 को कर लिया है। अब हम सेकेंड टाइम, मतलब जब भी क्लास होगी हमारी, तो पार्ट 2 को लेकर के आएंगे। 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 2 को, इट मीन्स पेडागॉजी वाले सेक्शन को लेकर के आएंगे। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पेडागॉजी के सेक्शन को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।